हाय गाइस। मैं हूँ विवेक कुमार सैनी और आज है लेक्चर 6 जियोमॉर्फोलॉजी का। और अभी तक हमने लेक्चर 5 तक किए और सॉरी कि मैं बहुत लेट इसको कंटिन्यू किया है, क्योंकि जो लेक्चर 5 था वो लगभग 1 साल पहले आया था। पर ये लेक्चर 6 है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फिक साइकिल्स और लैंडस्केप डेवलपमेंट। तो जो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है प्लेट टेक्टोनिक्स और इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जियोमॉर्फोलॉजी मीनिंग, है ना। ये कुछ कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने पढ़ा है। ओके, तो अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि आगे क्या क्या इसमें होता है, जियोमॉर्फिक साइकिल का क्या मतलब है और लैंडस्केप डेवलपमेंट का क्या मतलब है। लैंडस्केप एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। लैंडस्केप में मेजरली हम बात करते हैं कि क्या, जैसे क्या लैंडस्केप, अगर आप इमेजिन करें तो क्या लैंडस्केप आपके दिमाग में आएगा कि पहाड़ आ गए, ठीक है, या फिर कि एक प्लेन एरिया आ गया, या फिर प्लेट्यू आ गया। मतलब जो लैंडस्केप के फॉर्म होते हैं ना, वही आपके दिमाग में आएंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल, देखिए कुछ कुछ जियोग्राफर्स थे, जैसे डेविस हो गया, पैंक, किंग, एलन वुड वगैरह वगैरह। तो इन्होंने कुछ कुछ जियोमॉर्फिक डेवलपमेंट की बात की। कुछ ने कहा कि जो डेवलपमेंट है वो साइक्लिकल होगा, मतलब ऐसा होगा, एक जगह से शुरू हुआ, दूसरी पे पहुंचा, फिर तीसरे पे फिर से उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। और कुछ ने बोला नहीं, ये साइक्लिकल नहीं होगा, ये नॉन साइक्लिकल होगा, ये ऐसे मतलब वन वन पाथ होगा, वन वे पाथ होगा। ऐसे नहीं कि वो रिवर्स हो जाए अपने आप में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इतने सारे जोग्राफर थे, इतने सारी उन्होंने थ्योरीज दी, पर उनका आउटकम क्या हुआ? क्या वो सारी एप्लीकेबल हैं, या कुछ एप्लीकेबल हैं, या कोई सी भी एप्लीकेबल नहीं है? तो हम पहले जानेंगे क्या, क्यों लैक है कॉमनली एक्सेप्टेड थ्योरी का। कोई एक थ्योरी क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारी, पहला पॉइंट है, नो वन थ्योरी कैन एक्सप्लेन। देखिए, जो लैंडस्केप डेवलपमेंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसमें स्पेशियल वेरिएशन है, टेम्पोरल वेरिएशन है, उसमें क्लाइमेटिक वेरिएशन है। मतलब जितने वेरिएशन आप सोच सको ना, सारे वेरिएशन उसमें है। तो जो जोग्राफर्स हैं, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक अपना, जैसे डेविस की बात करें तो डेविस ने एक नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन दे दी, कि वो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन उसमें फ्लूवियल इरोजन में लगेगी। पर ज़रूरी थोड़ा ना कि फ्लूवियल इरोजन ही हो, कहीं कहीं केमिकल इरोजन भी होता है। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे हैं जो डिपेंड करता है। तो एक थ्योरी कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, मल्टीपल थ्योरीज हैं और मल्टीपल जगह लगती हैं, पर कोई एक जगह, मतलब यूनिफॉर्मली हर जगह नहीं लग पाएगी। दूसरा, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स की मैंने अभी आपको बात बताई है कि इतने फैक्टर्स हैं, इतने फैक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। केमिकल, बायोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल, बहुत सारे, ठीक है। तो उसकी वजह से एक कॉमन एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है। लिमिटेड स्टडी बेस्ड मॉडर्न थ्योरीज, बहुत ही किसी ने, कोई जोग्राफर है, ऐसा तो है नहीं कि वो पूरे वर्ल्ड को पढ़ सकता है। मतलब अभी तो वो थोड़ा सा पॉसिबल है थ्रू द इंटरनेट, पर वो पहले बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले जो है एम्पेरिकल स्टडी करनी पड़ती थी, वहाँ जाके उसको ऑब्ज़र्व करके फिर स्टडी करके उसको अपना थ्योरी बनानी पड़ती थी। तो कोई बंदा अपने जीवन काल में लगभग 70 साल में कितनी जगह घूम सकता है? ज़्यादा नहीं। तो इसलिए जो जोग्राफर्स थे, उन्होंने लिमिटेड जो स्टडी है उसके बेसिस पे अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, जो कहीं कहीं एप्लीकेबल है। किसी ने एप्लेशियन की दी है, एप्लेशियन में स्टडी करके, किसी ने साउथ अफ्रीका की स्टडी करके दे दी, या किसी ने
एनडीज की स्टडी करके दे दी, तो अलग अलग डिपेंड करता है। लैक ऑफ इलास्टिसिटी इन थ्योरीज। अब इन्होंने, ऐसा होता है कि जैसे आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें उसको फ्लेक्सिबल बना रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, मतलब वो उसमें हम ऐड कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। पर बहुत सारी थ्योरीज ना इलास्टिसिटी देती ही नहीं, चेंज करने का मौका ही नहीं देती। वो कहती जैसा हमने बोल दिया वैसे ही है। तो ये उनका थोड़ा गलत व्यू पॉइंट है। इसलिए ही ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? लैक ऑफ कॉमनली एक्सेप्टेड थ्योरीज के लिए। अब देखिए, मैं थ्योरीज का थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि जो लैंडस्केप डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे, कोई कहता है कि सिक्वेंशियल चेंज होगा, साइक्लिक होगा, जो मैंने बताया। तो साइक्लिक को हम टाइम डिपेंडेंट भी बोल देंगे, क्योंकि वो डिपेंडेंट रहता है टाइम पे। पर कुछ कुछ जोग्राफर्स ने, जैसे पैंक ने क्या बोला कि ये प्रोसेस पे बेस होगा, प्रोसेस पे उसने ज़्यादा फोकस किया, तो वो टाइम इंडिपेंडेंट बोल दिया उसने। और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, कुछ ने कहा कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, क्लाइमेटिक रीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं कि लैंडस्केप कैसे डेवलप होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जियोमॉर्फिक साइकिल की। तो जियोमॉर्फिक साइकिल, जो मैंने आपको बताया कि साइकिल का पाथ कैसा होता है, ऐसा आप अपने आप में ही वो घूमता रहता है। तो ऐसे ही किसी ने शुरुआत की होगी कि साइकिल ही है ये लैंडस्केप डेवलपमेंट। तो वो कहाँ से शुरुआत हुई? तो साइक्लिक कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया? वो पहली बार दिया है जेम्स हटन ने। जेम्स हटन 1785 में। ये वन ऑफ द मतलब फेमस जोग्राफर, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने दिया है। और इनकी थ्योरी जो है ट्रांसफॉर्म हो गई कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म में। जो यूनिफॉर्मिटेरियज्म एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट। मतलब सुनने में तो ये ऐसा लगेगा कि सब जगह एप्लीकेबल है, पर ये मेजरली जो इन्होंने दिया है ये कहाँ के लिए एप्लीकेबल कराया है इन्होंने? ये किया है जियोमॉर्फोलॉजी के लिए। अब इन्होंने क्या बोला इसमें? इट स्टेट्स दैट सेम फिजिकल प्रोसेस एंड लॉज दैट ऑपरेट टुडे ऑपरेटेड थ्रू आउट द जियोलॉजिकल टाइम, although not necessarily always with same intensity as of now। मतलब कि जो प्रोसेस पहले लग रहे थे वही प्रोसेस आज भी लग रहे हैं। कैसे? जैसे एंडोजेनिक फोर्सेस हैं जो कि प्लेट्स को पुश कर रही हैं आपस में ऐसे, और वो क्या बना रही हैं? मान लो फोल्ड माउंटेन्स बना रही हैं, 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स बना रही हैं। तो वो प्रोसेस आज भी एक्ट कर रहे हैं। जैसे आप कहाँ देख सकते हो? हिमालयाज में देख सकते हो। और सेम जो फोर्सेस हैं, जैसे कि इरोडिंग फोर्सेस, जो फ्लूवियल फोर्सेस हैं जैसे कि रिवर के थ्रू इरोजन, वो आज भी एक्ट करता है। और वही शेप बनाता है किसकी? जो तुम्हारा मियंडर्स हो गया, या फिर जो वी शेप वैली हो गई, ये सारी कौन लैंडस्केप डेवलप करता है? ये वही प्रोसेस है जो सालों साल पहले से अभी तक चले आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूरी है, इसने बोला ना, नॉट नेसेसरीली ऑलवेज विद द सेम इंटेंसिटी एज ऑफ नाउ। इंटेंसिटी अलग हो सकती है पर जो प्रोसेस हैं वो सेम है। ठीक है, तो हटन को आप बहुत अच्छे से याद कर लेना कि हटन बहुत इम्पॉर्टेंट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट रहे हैं अपने टाइम के, और 1785 में इन्होंने यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। अब उसी टाइम के जो क्लासिकल, इसको हम क्लासिकल पीरियड बोल देते हैं। क्लासिकल पीरियड में कुछ ऐसा था कि पहले आया क्लासिकल में था हटन और जी.के. गिलबर्ट। देन इसमें हिस्टोरिकल पीरियड आया। हिस्टोरिकल पीरियड में आया अपना डेविस आ गए और पैंक आ गए। ठीक है, अब पैंक के बाद फिर ये थोड़ा और आगे का पीरियड जो रहा उसमें पैंक को मेजर पैराडाइम में शिफ्ट कर दिया, और इनको जो चैलेंज किया वो किया एल.सी. किंग ने। तो ऐसे ही आगे बढ़ते चले गए। फिर हॉर्टन वगैरह आए। तो
हम इसी हिसाब से देखेंगे। तो जीके गिलबर्ट ने क्या बोला, देखिए जीके गिलबर्ट भी अपने टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। आपको अभी नए नए पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कौन कौन है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप 2 बार रिवाइज करेंगे या खुद से नोट्स बना के जब इनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार बहुत इंपॉर्टेंट बंदे थे ये, जो हमें ये दर्शाते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी डेवलप कैसे हुई। तो इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने दिया है डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी का। इन्होंने बोला है कि जो लैंडफॉर्म है वो टाइम इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट होता है उनका। कैसे? टाइम इंडिपेंडेंट में मेजरली क्या वो करते हैं कि प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है ना कि टाइम। तो इन्होंने भी यही बोला है कि लैंडस्केप क्या है, जो वो बैलेंस है वेरिएबिलिटी का, यूनिफॉर्मिटी का। अगर मान लीजिए एक है जो आपको यूनिफॉर्म रखने की कोशिश कर रहा है, दूसरा आपको इरोड करने की कोशिश कर रहा है, आपके अंदर वेरिएशन लाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा कि जो दोनों का अगर बैलेंस होगा, दोनों अगर इक्विलिब्रियम में होंगे, जो कुछ आपको इरोड कर रहे हैं, मान लीजिए ये आपका माउंटेन डेवलप हो रहा है एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से, यहीं से आप इरोड करते जा रहे हैं, इरोड करते जा रहे हैं, है ना। एक इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ गई तो आपका ये माउंटेन स्टेबल रहेगा। अदरवाइज अगर ये तो हमारा वेरिएबल फोर्सेस थी और ये था हमारा यूनिफॉर्मिटी के लिए, क्योंकि हमें यूनिफॉर्म रहना है, हमें स्टेबल रहना है। पर यहाँ पे अगर मान लीजिए जो वेरिएबल फोर्सेस हैं वो कम रह गई तो ये माउंटेन और ग्रो करेगा, अदरवाइज़ ये श्रिंक हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसने बोला है कि लैंडस्केप जो है वो रेजिस्टिव फोर्स और ड्राइविंग फोर्स का बैलेंस है। इन्होंने इसके लिए एग्जाम्पल दिया है लेकोलिथ का। अब लेकोलिथ आपको पता है क्या होता है कि कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए अर्थ है तो, और ये कौन सा फॉर्म होता है, ये अर्थ के इंटीरियर में ही बनता है, इन द क्रस्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं से थोड़ा सा क्रैक होगा जहाँ से ये जो मैग्मा है वो राइज करेगा, और ऊपर थोड़ा सा वैक्यूम टाइप स्पेस होगा जहाँ पे ये एक्सपेंड हो जाएगा, तो ये मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। अब ये भी इन पे ही डिपेंड करता है, ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स। कुछ चीज़ें इससे रेजिस्ट कर रही होंगी और कुछ चीज़ें इससे ड्राइव कौन कर रहा है कि मैग्मा का ऊपर उठना, जो प्रेशर है वो लग रहा है, वो क्रैक के थ्रू ऊपर जा रहा है, रिलीज़ हो रहा है। फिर जो इसको रेजिस्ट कौन कर रही है, ऊपर की सरफेस जो इसे रोक रही है, और जो साइडों की वॉल हैं वो वो रोक रही है। तो इस वजह से ये मशरूम शेप, और ये स्टेबल हो जाता है जब जम जाता है, तो है ना, ठंडा होने के बाद। तो इन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया था जीके गिलबर्ट ने। अब आगे चलते हैं। तो देखिए ये तो अभी तक ये था कि आपको हिस्ट्री बता रहे थे। मेजर जो रोल है इसमें जियोमॉर्फिक साइकिल में वो है विलियम मॉरिस डेविस का, WM डेविस। ये बहुत बहुत ही ख़ास बंदे हैं जियोमॉर्फोलॉजी, क्या पूरे ज्योग्राफी के समझ लीजिए, ठीक है। अब इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया है लैंडस्केप डेवलपमेंट का, और इन्होंने इनका एक, आप अगर PYQ भी देखेंगे तो इन्होंने दिया है ट्रायो ऑफ डेविस, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। अब ये क्या बोलता है, ये है स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टाइम। देखिए अगर टाइम आ गया तो आपको ये क्लियर दिख रहा होगा कि WM डेविस मतलब इन्होंने जो लैंडस्केप डेवलपमेंट का दिया होगा वो टाइम डिपेंडेंट का दिया होगा, ठीक है। इन्होंने साइकिल की बात की है यहाँ पे, ये मेजरली फोकस करते हैं साइकिल पे। इन्होंने मतलब ट्रायो ऑफ डेविस ये है कि ये बोल रहे हैं कि लैंडस्केप डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन द 3 फैक्टर्स, दैट इज़ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर में आ जाएगा लिथोलॉजी, अरेंजमेंट, और उसकी जो मटेरियल
मटेरियल क्वालिटी, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा, पर मटेरियल क्वालिटी भी जैसे आपको बहुत आसानी से याद रहेगा, पोरोसिटी हो गया या फिर परमेबिलिटी हो गया, ठीक है। ये सब अरेंजमेंट में आ जाएगा कि वो फोल्डेड है, फॉल्टेड है, जॉइंटनेस उसकी कैसी है। इसमें आप वो भी आ जाएगा आपका छोड़िए, लिथोलॉजी में आपका आ जाएगा कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है ना, जैसे केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये सब स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो अब आप ये सब देखेंगे कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मान लीजिए स्लोप एंगल है, ठीक है, एक है स्टीप स्लोप, एक है बिल्कुल जेंटल स्लोप। पानी किधर से ज़्यादा तेज़ बहेगा? ऑब्वियसली इधर से, स्टीप वाले से। और तेज पानी का बहाव ही ज़्यादा इरोजन करता है, आप मानते हैं इस बात? तो मतलब इरोजन किस में ज़्यादा होगा? इसमें ज़्यादा होगा। इसमें धीरे धीरे पानी बहेगा। इरोजन किस में कम होगा? इसमें कम होगा। तो स्लोप एंगल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप एंगल इसका पार्ट है स्ट्रक्चर का। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि जो ट्रायो ऑफ डेविस है वो स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम। प्रोसेस तो ऑब्वियसली आप समझते ही हैं, प्रोसेस के बिना तो लैंडस्केप का डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब इन्होंने अपनी साइकिल को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड। मैं आपको समझाऊंगा कि यूथ, मैच्योर और ओल्ड में उन्होंने क्या क्या बोला है। इन्होंने अपनी इस साइकिल को नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन भी बोला है। फिर इनका जो प्रमाइस था वो कहीं ना कहीं जी के गिलबर्ट ने जो बताया था उसके ही उस पर बेस्ड है। जैसे उन्होंने ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स का बोला था, वेरिएबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी का जो बैलेंस है उसके लिए उन्होंने बोला था। सिमिलरली इन्होंने बोला है कि एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का प्ले है जो इनका लैंडस्केप डेवलपमेंट है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि ये ऐसा नहीं है रैंडमली कुछ भी कहीं भी हो गया। इन्होंने कहा नहीं, सब कुछ ऑर्डर में होता है, ऑर्डरली मैनर इवोल्यूशन है। इन्होंने खुद टाइम डिपेंडेंट के लिए ना इन्होंने टर्म लिया है इवोल्यूशन का, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट है। फिर इन्होंने बोला है स्ट्रीम्स इरोड वैली अंटिल ग्रेट कंडीशन इज अचीव्ड। देखिए ग्रेट कंडीशन क्या होता है मैं बता देता हूँ। रिवर की ग्रेट कंडीशन होती है लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू इरोडेबिलिटी। मतलब नदी, मान लीजिए नदी एक बह रही है, मैं बोल रहा हूँ कि ये इस नदी का अभी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो है 20 यूनिट, ठीक है। पर ये कितना कैरी कर रही है अभी इरोड करके? वो कर रही है सिर्फ 10 यूनिट। तो ये अभी इसकी ग्रेट कंडीशन नहीं हुई। मान लीजिए ये ऊपर से इरोड कर रही है बहुत ज़्यादा, मान लीजिए बहुत ही एक सेकेंड स्टीप है, ये यहाँ से इरोड कर रही है मान लीजिए 50 यूनिट और वो उसकी कैपेसिटी कितनी है 20 यूनिट, तो तब भी नहीं। तो कहीं ना कहीं जब ये अपने लोअर स्टेज में पहुँचेगी तब इसकी ग्रेट कंडीशन आएगी। तो इसका तब क्या बोल देंगे हम इसको कि जी 20 यूनिट इसकी कैपेसिटी है और 20 यूनिट ही ये कैरी कर रही है, तो ये इसकी ग्रेट कंडीशन हो गई। तो इन्होंने ग्रेट कंडीशन का भी जो वो है कॉन्सेप्ट वो किसने दिया है? डेविस ने दिया है। तो इसने यही बोला है कि जो रिवर है वो तब तक इरोड करेगी वैली को जब तक वो ग्रेट कंडीशन ना अचीव कर ले, ठीक है। अब देखिए इनकी ये बहुत ही ख़ास बात है कि इन्होंने बोला है रैपिड पीरियड ऑफ अपलिफ्टमेंट होता है। अभी हम इसको जज नहीं करते कि सही है या गलत है, पर इन्होंने ये एक बहुत ही रेडिकल व्यू दे दिया
कि शॉर्ट पीरियड ही होता है, शॉर्ट पीरियड अपलिफ्टमेंट का, और अपलिफ्टमेंट जब हो जाएगा उसके बाद ही इरोजन होगा। अब देखते हैं इनका क्या, इनका मेजर जो है ये आप ग्राफ, ये जो ग्राफ ही है, डायग्राम है, ये आप प्रिपेयर कर लेना। इन्होंने ये दिया है, ये यूथ पीरियड है, ये टोटल इनिशियल पीरियड है। इस इनिशियल पीरियड में रैपिड अपलिफ्टमेंट हुआ है। अब इन्होंने क्या बोला है कि इस पीरियड में ना इरोजन कुछ नहीं है, सिर्फ अपलिफ्टमेंट है। मतलब इसमें एंडोजेनेटिक फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ना कि एक्सोजेनेटिक। ठीक है। अब मेजर जो यूथ पीरियड है, इन्होंने बोला है यूथ पीरियड कंप्लीशन ऑफ अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट के बाद ही शुरू होता है। इसमें क्या होता है कि जो टॉप समिट है वो अनअफेक्टेड रहती हैं इरोजन से, और स्मॉल रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज हेडवर्ड इरोजन करती है। मान लीजिए ये रिवर है, तो ये ना अपने जो इसका हेड है यहाँ पे रोड करती चली जाएगी। ठीक है, इन्होंने ये बोला है। ये यहाँ से ट्रिब्यूटरी है मान लीजिए, तो ये भी यहाँ पे अपना हेडवर्ड इरोजन करेगी। फिर इन्होंने बोला है वर्टिकल इरोजन मोर प्रोमिनेंट है, जो वी शेप वैली या कॉन्वेक्स साइड वैली स्लोप बनाती है। अब देखिए, आपको ऐसा भी लग सकता है यार ये रिवर का फ्लो है, नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हम रिवर का वो नहीं दिखा रहे हैं। जो ये कर्व है, जो लाइन एक्सिस है, ये रिवर नहीं है, ये टाइम है। विद इन टाइम जो एक जगह पे रिवर एक्ट करेगी वो कैसे करेगी, इसका मतलब ये है। तो वर्टिकल इरोजन अभी जब यंग एज है, मान लीजिए अभी पहाड़ बहुत ऊंचा है, इसने कहा ना सबसे पहले अपलिफ्टमेंट हुआ, पहाड़ बहुत ऊंचा है, ठीक है, यहाँ पे है, तो जो उसका रिवर का ग्रेड कंडीशन अचीव नहीं हुआ, उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है ना, सॉरी, जो उसका इरोजन की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है ना, पर अभी वो इतना इरोड तो कर नहीं पाएगी। तो वो क्या करेगी, वो अभी वी शेप वैली बनाएगी, वो जितना गहरा हो सके उतना गहरा उसको वो करेगी इरोड। मान लीजिए इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, पहले नदी यहाँ पे बह रही थी, अभी वो नदी और नीचे लेके जाएगी, तो ये कौन सी वैली बन रही है, ये वी शेप वैली बन रही है। तो इन्होंने यही बोला है कि वी शेप वैली बनेगी और कॉन्वेक्स साइड स्लोप होगा। कॉन्वेक्स साइड स्लोप कैसे हो जाएगा कि कॉन्वेक्स कैसे, आप मानिए कुछ ऐसे, ठीक है, कि वो एक्ट नीचे की तरफ करेगी ना कि साइडों की तरफ, तो साइडें जो है उठी रहेंगी थोड़ी सी, इसलिए कॉन्वेक्स साइड स्लोप बोल दिया। ठीक है। एब्सोल्यूट रिलीफ, कांस्टेंट रिलेटिव रिलीफ इंक्रीज। अब देखिए एब्सोल्यूट रिलीफ क्या होता है और कांस्टेंट वो रिलेटिव रिलीफ क्या होता है। एब्सोल्यूट रिलीफ जो हो गया ये हमारा टोटल, ये वाला रिलीफ जो हो गया ये एब्सोल्यूट रिलीफ है, पर जो रिलेटिव रिलीफ है वो डिफरेंस बिटवीन द हाइट बिटवीन बी एंड सी पॉइंट। तो जो एब्सोल्यूट रिलीफ है वो हो गया पॉइंट ए से सी तक, ठीक है, और जो रिलेटिव रिलीफ हो गया वो हो गया पॉइंट बी से सी तक, ये पार्ट और ये पार्ट, ओके। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि यूथ स्टेज में क्या होता है, एब्सोल्यूट रिलीफ कांस्टेंट होता है और रिलेटिव रिलीफ इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारा वैली डीपनिंग हो रही है। अगर वैली डीपनिंग हो रही है तो जो BC है, BC मान लीजिए डीपनिंग हो रही है, तो B थोड़ा सा और नीचे आएगा, अगर B नीचे आया तो B और C के बीच में दूरी बढ़ेगी, ये इंक्रीज होगा। अगर ये हमारा और A और C के बीच में दूरी का कुछ अंतर नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है जो समिटल है, जो समिट्स हैं वो इरोड ही नहीं हो रहे, तो C तो हमारा इरोड नहीं हो रहा, अभी C बढ़ भी नहीं रहा, क्योंकि इसने बोला है कि अपलिफ्टमेंट जब ख़त्म होगा उसके बाद ही इरोजन शुरू होगा। तो अपलिफ्टमेंट ख़त्म हो गया, अपलिफ्ट मतलब ऊपर नहीं जा रहा C पॉइंट, और C पॉइंट नीचे भी नहीं आ रहा है इनिशियल फेज़ में, यूथ स्टेज में, तो इसका मतलब
एब्सोल्यूट रिलीफ कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैच्योर स्टेज की बात कर लेते हैं। ये बोलते हैं एब्सोल्यूट रिलीफ एंड रिलेटिव रिलीफ बोथ डिक्रीजेज। इसका मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट रिलीफ सबमिटल इरोजन हो रहा है ना, और रिलेटिव रिलीफ बोथ डिक्रीजेज। अब इसका मतलब ये है कि जो वैली डीपनिंग है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वैली डीपनिंग रुक गई, मैं ये बोल रहा हूँ वैली डीपनिंग जो है वो सबमिटल इरोजन के मुकाबले कम हो रही है। अब ऐसे कैसे कम हो गया? अब आप ये देखिए, जो एनर्जी पहले वैली डीपनिंग के लिए लग रही थी अब वो लेटरल इरोजन भी हो रहा है, क्योंकि रिवर ग्रेट कंडीशन अचीव करने की कोशिश कर रही है। ग्रेट कंडीशन वो तभी अचीव कर पाएगी जब उसकी जो इरोजन कैपेसिटी है वो, जो उसकी जो लोड वो लेके जाएगी उसको अगर वो इक्वल कर लेगी, तो अब लोड को इक्वल करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लेटरली जो साइडें हैं वो वैली की, उसको उससे मैच कराना पड़ेगा, इरोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उसको मैच कर पाएगी। तो लेटरल इरोजन भी हो रहा है, जिससे कि वैली वाइडनिंग हो रही है। अब जो वी शेप वैली थी ऐसे थी, अभी रिवर नीचे की तरफ एक्ट कर रही थी ना, अब रिवर साइडों में भी एक्ट कर रही है, तो क्या होगा, वैली थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, ये हमारी वी शेप वैली है, ये हमारी यू शेप वैली है, तो ये यू शेप वैली आ गई। वर्टिकल इरोजन और वैली डीपनिंग रिमार्केबली रिड्यूस्ड, मतलब हो तो रही है पर बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब ओल्ड स्टेज में क्या होता है, जो एब्सोल्यूट रिलीफ है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे जो सबमिटल इरोजन है वो बहुत ज़्यादा एक्ट कर रहा है। ये है हमारा ओल्ड स्टेज। यहाँ पे इन्होंने बोला है ऑलमोस्ट एब्सेंस ऑफ वैली डीपनिंग बट लेटरल इरोजन एंड वैली वाइडनिंग इज एक्टिव। अब यहाँ पे देखिए, वी शेप वैली थी, बहुत ही नैरो वैलीज थी, नैरो वैली थोड़ी सी ब्रॉड हुई, थोड़ी सी ब्रॉड हुई, यहाँ पे बहुत ब्रॉड हो गई, यहाँ पे और भी ब्रॉड हो गई। और सबमिटल का आप इरोजन देखिए, सबमिट ज़्यादा इरोड हो रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से एब्सोल्यूट रिलीफ भी कम हो रहा है। ऑलमोस्ट फ्लैट वैली विद कॉनकेव स्लोप्स। अब आप कॉनकेव स्लोप्स का ये थोड़ा सा नज़रिया देखिए, ये थोड़ा अंदर को है, 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 मतलब कुछ इस तरीके से। इसका क्या मतलब है कि जी उन्होंने ना डीपनिंग छोड़ के ये जो साइड हैं वैली की उनको इरोड करना शुरू कर दिया। अब उनको इरोड करा तो ये यहाँ से गड्ढे हो गए, यहाँ से गड्ढे हो गए, और इस शेप को क्या बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं कॉनकेव स्लोप, है ना। एंटायर लैंडस्केप इज डोमिनेट विद एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन, मेंडर्स, रेजिडुअल माउंटेन्स, जिसको हम बोल देते हैं प्लेनिप्लेन। अब देखिए, ये है आपका जिसमें छोटे छोटे हिल्स हैं, रेजिडुअल माउंटेन्स उन्हें बोल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनेटनॉक्स भी बोल देते हैं। और एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन है, ये पूरा फ्लड प्लेन वाला एरिया है, जिसमें मेंडर्स, जो रिवर है वो रिवर मेंडर भी करना शुरू कर देती है। तो ये सारे जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको डेविस ने एक नाम दिया है पेनीप्लेन का। पेनीप्लेन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि पेनीप्लेन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूपीएससी। पेनीप्लेन के बारे में कुछ बता देता हूँ। पेनीप्लेन की जैसे कुछ खास बात, पेनीप्लेन को हम नियर एंड प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये एंड ऑफ द साइकिल में शुरू हुई है। इनको जो डेविस है उन्होंने मोनेटनॉक का भी नाम दिया है। ये मोनेटनॉक का नाम क्यों दिया है, क्योंकि जब उन्होंने ऑब्जर्व करा एप्लेशियन माउंटेन्स के पास में न्यू हैम्पशायर में ऐसे ऐसे कुछ उन्हें ऑब्जर्व किया कि छोटे छोटे रेजिडुअल माउंटेन्स हैं, उनका नाम क्या था, मोनेटनॉक्स। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में भी इनको मोनेटनॉक ही बोला।
ठीक है। और इसमें जो वाटर डिवाइड है वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं, तो वाटर डिवाइड नेग्लिजिबल होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे माउंटेन्स है वो वाटर डिवाइड क्या बनेंगे। और ये जो है पेनल्टीमेट स्टेज है, एक अल्टीमेट होती है एक पेनल्टीमेट होती है। देखिए, एक मिनट, पेनल्टीमेट मतलब नियर टू द एंड, एक होती है अल्टीमेट जो बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल प्लेन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिल्कुल प्लेन हो जाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये ऐसा ना हो कि ऐसा है, ठीक है। तो ये आपका डेविस की साइकिल हो गई। अभी हम इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर लेते हैं, तो इसके क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। तो अभी आप थोड़ा सा सोचिए कि क्या इसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। चलिए सोच लिया। अब अगर हम इसके प्रोज की बात करें तो क्या था कि इसने बहुत ही इजीली जो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो बहुत इजीली समझा दी। तो ये बहुत सिंपल है और एप्लीकेबल भी है। अभी आप अगर हिमालयाज़ की बात सोचें कि यार हाँ सच में ऐसा था क्या, कि पहले पहले ऐसे वो बने, फिर उसको रोड हुआ, फिर वो जो वी शेप वैली थी वो यू शेप वैली में ट्रांसफॉर्म हुई। मतलब आप ना ये एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ये वाली सारी चीज़ें एप्लीकेबल भी हैं। फिर इसने डिटेल में बात की है कि स्लोप कैसी होगी या वैली डीपनिंग होगी, एब्सोल्यूट रिलीफ, रिलेटिव रिलीफ। उसने लास्ट के जो रेजिडुअल माउंटेन्स हैं उन सब की बात की है, तो बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वेशन भी रहा है। इसने सिंथेसिस किया है हटन और डार्विन के आइडिया का। डार्विन ने मेनली इवोल्यूशन पे बात किया और इन्होंने इवोल्यूशन का ही नाम दिया है इसे, टाइम डिपेंडेंट बनाया है इसे। और हटन के आइडिया को यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म इसमें इंक्लूड किया है, कि वही जो प्रोसेस हैं जो पहले एक्ट कर रहे थे वही प्रोसेस आज भी एक्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट इज द की टू पास्ट, ठीक है। और देखिए, अगर थ्योरी किसी ने दी है उसका मेन मकसद ये होता है कि वो आगे के लिए प्रिडिक्ट कर पाएँ किसी चीज़ को उस थ्योरी के थ्रू। तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अभी अगर मान लीजिए हिमालय बहुत ही यंग माउंटेन है, अभी उसमें वी शेप वैली पाई जाती हैं, तो कहाँ पे वो चेंज होके यू शेप वैली बन जाएंगी और कहाँ पे वो चेंज होके रेजिडुअल माउंटेन्स बन जाएंगे। तो ये प्रेडिक्टिबिलिटी भी उनकी थ्योरी में दिखती है। अब देखिए कॉन्स का अगर बात करें, कॉन्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इनका कॉन्स था वो मैंने शुरू में ही आपको हाईलाइट करने की कोशिश की थी, जिसको मैंने कहा कि इनके जो इवैल्यूएशन है वो हम बाद में करेंगे। तो ये है शॉर्ट पीरियड ऑफ अपलिफ्टमेंट। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ अपलिफ्टमेंट ही हो रहा है, इरोजन बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इनका जो सबसे पहला कॉन्स यही है कि इन्होंने सिंपल बनाने के चक्कर में अपनी थ्योरी को तो सिंपल बनाया है, पर उसकी वजह से जो थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं उसको इन्होंने डिस्टॉर्ट कर दिया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रियलिटी है, बहुत सारे फैक्टर्स उस पर एक्ट करते हैं। अब इन्होंने एक अपनी इस साइकिल ऑफ इरोजन को नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन बोल दिया। क्यों? इसमें तो सिर्फ रिवर एक्ट कर रही है, बाकी जो फैक्टर्स है वो कहाँ, वो तो आपने दर्शाया नहीं, तो वो इन्होंने बताया नहीं। तो ये नॉर्मल ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन जो इन्होंने यूनिवर्सली एप्लीकेबल बनाने की कोशिश की है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। तो कैसे इसका एग्जांपल दे सकते हो? कास्ट टॉपोग्राफी, क्या वो इस तरीके से बन सकती है? नहीं, वहाँ पे तो आपका केमिकल इरोजन भी बहुत एक्ट करता है। उन्होंने केमिकल इरोजन की कहीं बात ही नहीं की। इन्होंने इसको एक
इसको एक ही प्रोसेस में बताने की कोशिश की है, पर आपको पता होगा कि कोई भी जो लैंडफॉर्म है, लैंडस्केप है, वो एक प्रोसेस में नहीं बन सकता। उसके लिए वो पॉलीजेनेटिक होना चाहिए। इसलिए निक पॉइंट की इन्होंने कहीं बात नहीं की, या फिर रिजुविनेशन की इन्होंने कहीं बात नहीं की। रिजुविनेशन क्या होता है कि रिवर अपना फ्लो कर रही थी बिल्कुल स्मूथली, पर बीच में कुछ हर्डल आई जिसकी वजह से जो निक पॉइंट बन गए, रिजुविनेशन हो गया। ठीक है, तो वो भी इन्होंने कहीं बात नहीं की। दूसरा, इन्होंने कहा है कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ हमारा एक वो होगा अपलिफ्टमेंट, उसके बाद सारा का सारा जो है हमारा स्टेबल रहेगा, नीचे अपलिफ्टमेंट कुछ नहीं होगा, उसके बाद ही हमारा इरोजन होगा। पर ये क्या इतना लंबा क्रिस्टल स्टेबिलिटी पॉसिबल है? नो, क्रिस्टल स्टेबिलिटी, लॉन्ग क्रिस्टल स्टेबिलिटी नॉट पॉसिबल। देखिए, क्रिटिसिज्म के लिए बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, पर हमें कुछ ही याद रखने हैं जिससे कि हम ज़्यादा इसमें बोर्ड वगैरह ना हो जाए। तो आप इतने ही याद रखना। फिर हम इसकी बात करते हैं क्लासिकल हिस्टोरिकल प्रोसेस पैराडाइम। जो मैंने आपको शुरू में समझाया ये वही है। क्लासिकल में क्या था कि हटन और गिलबर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मॉर्फोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ना साइकिल की बात नहीं की या किसी चीज़ की बात नहीं की। उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि देखिए, फिज़िक्स भी यही बोलता है कि फोर्सेस हैं, किसी भी चीज़ पे एक्ट करता है ना, और उनके बैलेंस की वजह से ही कोई चीज़ स्टेबल रहती है या मूवमेंट करती है। तो सिमिलरली इन्होंने भी ऐसे ही कुछ बोला है। डेविस, पैंक, एल्सी किंग, ये सब जो है हिस्टोरिकल के हैं, और यहाँ से आप शुरू कर दें तो ये प्रोसेस के हैं। तो डेविस ने हिस्टोरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है, पैंक ने प्रोसेस की बात की है, एल्सी किंग ने भी इन दोनों को मर्ज किया है, एलन वुड ने इन तीनों को मर्ज किया है। देखिए, ये सारे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जो लेक्चर हमारा या तो 6th का पार्ट बी होगा या फिर 7th लेक्चर होगा, उसमें हम ये सब पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या बात की है। अब तब तक के लिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ये जो लेक्चर है इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लें, समझ लें, 2 बार लेक्चर देख लें, और उसके बाद फिर हम अगला लेक्चर जल्दी मैं दूसरा लेक्चर बनाऊँगा, और आशा रहेगी कि उस लेक्चर में मैं आपका जियोमॉर्फोलॉजी के ये जो लैंडस्केप डेवलपमेंट है, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।